वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा हिंदी के 30 में 30 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जो हिंदी आपसे पूछा जाता है, जो लैंग्वेज वन में जो भी हिंदी रखता है उसमें जो कैसा सवाल पूछा जाता है उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग कि किस तरह से। और ये भी देखेंगे कि जो गद्यांश पूछा जाता है, जो पैसेज पूछा जाता है हिंदी में, वह कैसे हम बनाते हैं जो सही सही हमें बने। क्योंकि बहुतों का यह शिकायत रहता है कि हमें गद्यांश अच्छा से नहीं बन पाता है, जो कि गद्यांश या पद्यांश दोनों मिला के आपसे 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए गद्यांश और पद्यांश को भी अच्छे से बनाना यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 50% वेटेज तो यहीं से है और 15 क्वेश्चन आपका हिंदी पेडागोजी से पूछा जाता है। तो आज देखेंगे हम लोग लैंग्वेज वन के रूप में जो हिंदी है, आज उसी को हम लोग देखेंगे। और यह जो पेपर है, ये पेपर आपका है 2022 का पेपर है, जो जनवरी में हुआ था। 1 जनवरी को जो हुआ था एग्ज़ाम आपका, तब का यह पेपर है। तो देखिए ये गद्यांश है, इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्न को चूज करना है। तो देखिए ज़रा जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। 2 तरीके से हम गद्यांश बनाएंगे, एक सीधे पढ़ के बनाते हैं और एक क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे। तो पहले सीधे पढ़ के कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। ठीक है, मानव इतिहास में नहीं था। शून्य की अवधारणा आ गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा था। यानी शून्य की अवधारणा आ भी गया था, तब भी मानव ने इसे संख्या नहीं समझा था। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो ये इसको आप जो है ना अंडरलाइन कर दीजिए कि शून्य क्या है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिले तो आप उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड पूछे। हमने शून्य का आविष्कार, यानी मानव ने किया है शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। ठीक है, मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार, शून्य क्या है, एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है, इसको अंडरलाइन करना है। और यह सीखने का सबसे मुश्किल है, सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। क्या है, यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य क्या है जी, एक छोटा है। सबसे पहले भारत ने, किसने, सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी थी। तो सबसे पहले किसने मान्यता दी है, तो भारत ने मान्यता दी है। ठीक है, अगर हम शून्य को 1 या 2, 3 जैसे संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबंध करके कर पाते हैं तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता है। तो इसको पढ़ लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो शून्य प्रकृति प्रदत्त है, ये तो आप काट ही दिए क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, तो ये कट गया। शून्य मानव जनित आविष्कार है, यह क्या है जी, शून्य मानव जनित आविष्कार है, बिल्कुल सही बात है, इसे मनुष्य ने आविष्कार किया है। तो शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, है ना, ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। शून्य मूर्त अवधारणा है, शून्य क्या है, मूर्त अवधारणा है, ऐसा नहीं है। शून्य क्या है, अमूर्त अवधारणा है। तो ये कट गया, तो आपका 2 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन निकल के आ गया। ये 2 नंबर ही आपका सही और सटीक आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। यानी कौन सी ऐसी अवधारणा है जो संख्याओं के संबंध में समझानी मुश्किल है, कठिन है। तो शून्य सबसे बड़ी संख्या है, यह मुश्किल नहीं है। शून्य 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा का तो कहीं जिक्र नहीं आया था। शून्य 1 छोटा है, बिल्कुल यह जिक्र आया था, आपने हमें देखा होगा अंडरलाइन करते हुए। शून्य जोड़ा जा सकता है, इसका कोई बात नहीं है। तो नंबर 3 ही आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चन है, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। अभी तो आप तुरंत ही हमें देखे होंगे कि हमने टिक लगाया था कि शून्य को सबसे पहले आविष्कार भारत ने किया था, तो सबसे पहले शून्य को मान्यता भारत ने ही दिया था। तो मेसोपोटामिया कट जाएगा, मध्य अमेरिका कट जाएगा, भारत बिल्कुल सही होगा, यूरोप जो है कट जाएगा। तो नंबर 3 आपका क्या है जी, सही और सटीक जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का क्या आशय है। कहता है कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका क्या आशय है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। बिल्कुल सही है, अस्तित्व है। जो शून्य एक अमूर्त विचार, जो अमूर्त विचार क्या होता है जी, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं सकते हैं। और एक होता है मूर्त। मूर्त क्या होता है जी, मूर्त वह होता है जिसका मूर्त हो, जिसका मूर्त बना हुआ हो, जिसका मूर्ति हो, है ना, तो वह हमें मूर्त विचार कहलाता है। जो सापेक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह हो गया आपका मूर्त विचार, है ना। तो ऐसी है कि शून्य क्या है जी, वह कुछ भी नहीं है को है, अर्थात अमूर्त अवधारणा है। तो यह और एक वास्तविक है, तो यह यही होगा कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, क्योंकि यह वास्तविक है कि इसका अस्तित्व होगा। तो बाकी सब तो कट ही गया, आपको सही आंसर मिल गया कि 1 नंबर ही सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा जी। इसके शून्य की अवधारणा आ गया था लेकिन मनुष्य ने इसको संख्या नहीं समझा। इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे इसका प्रकृति प्रदत्त न होना था, बिल्कुल नहीं। पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, ये नहीं था, है ना। सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, ये भी नहीं था। और मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना, इसीलिए लोग जो है ना शून्य को जो है वह काफ़ी समय तक मान्यता नहीं देता है। फिर भी इसको एक बार पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि पैसेज को आगे पीछे करना पड़ता है, बाकी ऑफलाइन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो शून्य को कहीं अता पता नहीं, शून्य की अवधारणा तब तक काफ़ी समय तक मानव इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तय थी कि शून्य प्रकृति में हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है, ये हो गया। उसके बाद इसमें लिखा है कि शून्य एक ही समय अमूर्त विचार और वास्तविकता का है, न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कोई स्वचालित और नहीं, ये नहीं होगा। सबसे पहले कुछ भी नहीं की अवधारणा था। अगर हम शून्य को 1 या 2 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान था। वही बात है कि अगर हम इसको अगर मूर्त चीज़ों से जोड़ पाते तब यह क्या होता, शून्य की अवधारणा समझना बहुत आसान होता है। लेकिन मूर्त चीज़ों से हम नहीं जोड़ पाए, इसलिए जो है शून्य की अवधारणा जो है समझाना थोड़ा सा क्या हो गया जी, मुश्किल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपका जो हम लगाए थे वही आपका सही और सटीक आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वाला यही था ना क्वेश्चन, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट नंबर ही आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग, देखिए कुछ पैसेज से कुछ सवाल तो पैसेज से रिलेटेड ही होता है, लेकिन कुछ सवाल ग्रामेटिकली भी पूछा जाता है, वो भी पैसेज से ही जोड़ करके पूछता है। तो आप पैसेज वाला क्वेश्चन देख लिए, पैसेज वाला क्वेश्चन आंसर का। अब थोड़ा ग्रामेटिकल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पूछा है कि कौन सा शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। आप लोग शायद सुने होंगे, जो किसी शब्द या के पहले लग करके हम उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लग के उसका अर्थ बदल दे वो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग, अब उपसर्ग जो पहले लगा हुआ है, तो अवधारणा में तो अब लगा हुआ है तो कट गया। अवधि, अवनति में तो बिल्कुल लगा हुआ, अवकाश में बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन अवधि में नहीं लगा हुआ है अब उपसर्ग, तो इसीलिए आपका नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इतिहास में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, बताइए जी आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है कि इतिहास में अगर इतिहास को अगर हम प्रत्यय जोड़े, कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वह क्या बन जाएगा, उससे प्रत्यय जोड़ करके हम उस शब्द को बना सकते हैं। तो आप लोग सुने होंगे इतिहास का जो होती है विशेषण वह क्या होता है, ऐतिहासिक। तो इक होता है ना, तो यह इक ही प्रत्यय जोड़ के, इत का सवाल ही नहीं, ई का भी नहीं, ता भी नहीं, इतिहासता क्या होता है, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, अर्थ भी बनना चाहिए शब्द का। इसीलिए आपका 2 नंबर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द क्या है, बताइए जी आप लोग। वैज्ञान है, बिल्कुल नहीं। विज्ञानी है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान है, बिल्कुल सही। विज्ञान भी नहीं। देखिए, तो वैज्ञानिक को हम लिख सकते हैं वी जोर ज्ञान, वी जोर ज्ञान, है ना, जोर क्या हो जाएगा जी, वैज्ञानिक, वी जोर ज्ञान जोर इक, है ना, इक करके लिख सकते हैं हम इसको। तो इसमें मूल शब्द इक और वी का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ज्ञान का क्या है जी, अर्थ निकलता है। इसलिए मूल शब्द का मतलब वही होता है जो अर्थ सार्थक हो। इसलिए क्या हो जाएगा जी, 3 नंबर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपसे पूछा है, तो स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा जी? आप लोग अगर संधि विच्छेद के बेसिक नॉलेज भी पता होगा तो इसको बना लीजिएगा कि स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वतंत्र को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्वतंत्र को हम स्वजोड़ तंत्र नहीं लिख सकते हैं, स्वजोड़ तंत्र लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये गलत कर दिए। सुजोड़ तंत्र नहीं लिख सकते हैं, सुजोड़ अतंत्र का तो सवाल ही नहीं है, स्वत जोड़ अंतर का तो सवाल ही नहीं है। तो इसका क्या होता है, स्वतंत्र का आपका होता है सुजोड़ स्वजोड़ तंत्र होगा। क्या होगा, स्वजोड़ तंत्र होगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसका स्वजोड़ तंत्र, तो कै नंबर ऑप्शन हो गया जी, 1 नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा भी आपको क्या दे दिया है, गद्यांश। ये गद्यांश तो सेम ही है, ये नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया था ये सवाल, अब उपसर्ग, लगता है सवाल रिपीट हो गया। हाँ, यहाँ से आप चलिए, एक आपको पद्यांश देगा, ये पद्यांश है आपका, तो इसको पढ़िए। क्या दिया हुआ है, पद्यांश मतलब कविता का अंश दिया हुआ है। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर, बिल्कुल सही। मोल नहीं ले पाए इसको, जिसका मोल नहीं ले पाए इसको, भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट ना सकी है। तो यह बहुत अच्छा जो है ना लाइन दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ करके बहुत कुछ समझे होंगे। इसमें अर्थ समझिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो किसके बात में बात कर रहा है, भीषण बादल, आसमान गरज गरज कर, धरती को न कभी हर पाए, यानी धरती के बारे में चर्चा हो रही है इस कविता में कि धरती को कोई नहीं हर पाया, न सूर्योदय न सूर्यास्त, न कोई भी, न भीषण बादल, न प्रलय, न सिंधु। सिंधु मतलब क्या होता है जी, सिंधु मतलब होता है आपका, सिंधु मतलब होता है सागर, है ना, पयोधी, है ना, तो वह सागर हो गया या पयोधी हो गया, है ना। उभर उभर आई ऊपर, भूचालों भूकंपों को से या न मिट सके, ना भूचाल ना भूकंप कहाँ आता है, धरती में आता है, लेकिन कभी भी इसको भी नहीं मिटा पाई है। तो इसका अर्थ यही है। चलिए इसका क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है, बताइए जी। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है, सूर्योदय की बात की गई है, नहीं। सूर्यास्त की नहीं, धरती की बात की गई है, बिल्कुल सही है। आसमान की नहीं, तो कट गया जी। तो आपका आंसर सही क्या निकल गया, नंबर 2 बिल्कुल सही और सटीक आंसर निकल के आ गया। इस सब में दम नहीं है, बस एक बार इसको समझ लेते हैं ना तो बिल्कुल सही बनता है। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो धरती पर आने वाले संकट क्या क्या होता है, प्रलय होगा, भूचाल भी होगा, भूकंप भी होगा, लेकिन सिंधु उपयुक्त शब्द नहीं है। सागर में आता है ना सिंधु मतलब सागर, वहां प्रलय आएगा तो सुनामी हो जाएगा। तो ये धरती पर तो प्रलय भूचाल भूकंप आएगा ना। चलिए ये सब एक ही साथ आ जाए, धरती जलमग्न हो जाए, बात ही खत्म। बहुत कष्ट है भाई इस धरती पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी आसान नहीं होनी चाहिए, हमें आसान भी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी अच्छी हो। चलिए आगे करते हैं। धरती को कौन डुबोना चाहता है, धरती को कौन डुबाना चाहेगा जी, अत्यधिक वृष्टि डुबोना चाहता है या अत्यधिक गर्जना, गरज कर डुबो के दिया देगा। अत्यधिक भूकंप भी नहीं डुबा सकता, अत्यधिक सिंधु सागर का सवाल ही नहीं है। तो अत्यधिक वृष्टि यानी अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, देखिए आप हिंदी का तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी का शब्द वृष्टि का मतलब होता है अति जब बारिश हो जाती है ना तो उसे वृष्टि कहते हैं ना। तो न वृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश, है ना, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं वृष्टि, है ना। तो ये हो गया।
तो ये आपका सही आंसर क्या हो गया? कौन डुबा देगा जी? जब बहुत बारिश होगा तो धरती जलमग्न हो जाएगा और डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अनमोल, ये गद्यांश पद्यांश के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धरती अनमोल है, बिल्कुल सही है। क्या धरती अनमोल है? भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रही है? किस पंक्ति में यह बात अभिव्यक्ति है? सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, यहाँ तो सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में बोल रहा है, तो इससे तो नहीं होगा। उभर उभर कर आई है ऊपर, ये भी नहीं होगा इससे भी। उसके बाद मोल नहीं ले पाए इसको, यही बात है। जिसका मोल ना हो वही क्या होगा? अमोल होगा, अनमोल होगा ना। तो मोल ना ले पाए इसको, यही सेंटेंस हो रहा है, यानी नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं, हमने आपको सिंधु के बारे में बताया था कि सिंधु का मतलब क्या होता है? सागर होता है। अच्छा, सागर भी और उदधि भी होती है, वो सिंधु का ही पर्यायवाची शब्द है। सागर भी सिंधु का भी पर्यायवाची शब्द है। जलधि, जलधि भी तो सागर को ही कहते हैं। उदधि, सागर, जलधि, पयोधि, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए जलद, जलद लेकिन नहीं होगा। जलद मतलब क्या होता है जी? जलद, जलद मतलब क्या होता है? जलद मतलब होता है बादल। आप बच्चे लोग को जब पढ़ाते होंगे आप, तो आपको पता होगा पर्यायवाची शब्द पढ़ाने के क्रम में ऐसा शब्द आता है, जलद। बच्चे सबको भी पढ़ाइए आप लोग भी, तो बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। हालांकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो जलद मतलब क्या होता है? बादल। तो यही क्या है? सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। तो नंबर 4 ही आपका सही और सटीक जवाब होगा। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है, जो बिल्कुल अलग शब्द होगा, उसके बारे में बात करा। गरज, गरज तो एक ही जैसा शब्द है ना। भूचाल, भूकंपो ये तो अलग अलग लग रहा है। उभर, उभर कर ये एक ही जैसा शब्द है। डूब, डूब ये भी एक ही जैसा शब्द है, लेकिन 2 ही नंबर जो है ना शब्द युग्म क्या है? भिन्न है, इसीलिए नंबर 2 ही आपका क्या होगा? सही होगा। बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह का आसान क्वेश्चन आते ही रहता है और ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया है। ऐसा लगता है PDF जो दिया है ना अल्टर दे दिया। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हाँ, यहाँ से आपकी पैडागोजी का सवाल शुरू हो जाता है कि पैडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र से सवाल यहाँ शुरू होगा। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? उसे शब्दावली सीखने में, वर्ड पावर सीखने में, वोकेबुलरी सीखने में मदद करना चाहता है तो कौन सा सबसे बेहतर प्रभावशाली तरीका होगा जी? दोहराव ड्रिल का तो कोई नहीं है, रटा दीजिएगा तो शब्दावली अधिक से अधिक नहीं सीखेगा। जितना रटाए, अभ्यास का प्रश्न पाठ्य पुस्तक के नहीं। बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा कहानियों और चित्रों द्वारा। कहानी और चित्रों के द्वारा, खास करके कहानी के द्वारा बच्चा बहुत ज़्यादा शब्दावली को सीखता है। कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उनके द्वारा शब्द बोला जाता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए बच्चे को कहानी कथन विधि द्वारा हिंदी की पाठ को पढ़ाना चाहिए। हिंदी तो हालांकि कहानी कथन से ही पढ़ानी चाहिए। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों शब्दावली से मदद करना चाहते हैं तो कौन होगा? देखिए सेम ही आ रहा है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है बहुभाषावाद। यहाँ जहाँ पर बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले होते हैं उनको हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। यह एक संसाधन है। तो इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। क्या यह होगा? या शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ये तो काट ही दीजिए। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, ये तो काट ही दीजिए। बच गया 2 जिसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना है। बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ये भी काट दीजिए। नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किस पाठ सामग्री में कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? देखिए, किसी पाठ सामग्री से कोई विशेष सूचना निकालने के उद्देश्य से अगर हम पढ़ते हैं ना तो वह क्या कहलाएगा जी? तो वह कहलाएगा आपका अनुमानिक कहलाता है। वो 1 नंबर ही होगा इसमें कि अनुमान लगाते हैं, किसी जल्दी पढ़ देते हैं और विशिष्ट सूचना को पढ़ते हैं। यहाँ हालांकि ये सवाल थोड़ा दुविधापूर्ण सवाल है, पूरा क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसका आंसर 1 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? प्रवाह सटीकता बुद्धि भाषा से संबंधित होगा? नहीं। शब्दावली व्याकरण दोनों तो काट ही दीजिए। दृश्यात्मक पहले तो काटने पर ही ध्यान रखिए, जो पहले काट सके उसको काट दीजिए। उसके बाद है आपका प्रवाह सटीकता भी नहीं होगा। भाषाई मौखिक बुद्धि जो बहुबुद्धि के सिद्धांत की
से संबंधित होगा। तो भाषाई मौखिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत, अच्छा सेम है, इसको हटाते हैं। इनमें कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? आपसे पूछा कि कौन लाभ हो सकते हैं, तो समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, हाँ बिल्कुल बहुभाषावाद का लाभ है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, बिल्कुल। सीमित रोजगार के अवसर, है ना, सीमित रोजगार के, असीमित रोजगार के अवसर मिलता है अधिक भाषा जानते हैं तो आप। पाराभाषिक जागरूकता, बिल्कुल सही है, दूसरे भाषा के प्रति जागरूकता भी इससे बढ़ती है, बहुभाषावाद के यह भी लाभ है। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है जी? पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा नंबर 4 में है, इसलिए यही 4 नंबर आपका सही और सटीक जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है ना, भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है। देखिए वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने भी भाषा के संबंध में कई बातें कही है जो कि आपके सीडीपी में है और भाषा में भी कहा गया है इस बात को, तो आप पढ़े होंगे तो बन जाएगा पक्का। लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, लेकिन ऐसा भाषा बात कर रहा है बच्चा या बच्ची जो दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, यानी दूसरा नहीं सुन सकता, इतना स्लो वह बातें कर रहा है। उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो इसके जो वाचन इस प्रकार उसको क्या कहेंगे? वाइगोत्स्की ने ऐसे वाचन को आंतरिक भाषण का संज्ञा दिया है, नाम दिया है आंतरिक भाषण। निजी भाषण जब वह जोर से बोल बोल के करता है, तब जोर से मतलब बोल बोल करेगा, स्वयं अकेले ही करेगा, तब निजी भाषण। सामाजिक भाषण, सोशल कॉन्टेक्ट, जब समाज में आकर के बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, संप्रेषण अंतःक्रिया करने लगता है, तो सामाजिक भाषण करता है। आत्म केंद्रित भाषण का जवाब ही नहीं है, वो तो पियाजे का शब्द में आता है आत्म केंद्रित भाषण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर मिल गया आपको। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा के संदर्भ में, कौन सा संदर्भ में भाषा जुड़ी हुई है? अच्छा, भाषा के शाखा, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा जुड़ी है? यानी संदर्भ का मतलब होता है उपयोग में, है ना, उपयोग में जो जुड़ा हुआ है, संदर्भ से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा जी? उपयोगिता विज्ञान होगा, बिल्कुल सही। जैसे ही आप अर्थ समझते हैं बिल्कुल आसान हो जाता है हिंदी को थोड़ा सा अर्थ ही हमको, क्योंकि हम बचपन से हिंदी पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ हिंदी के बारे में पता है। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये भी काफ़ी होगा, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। तो ये तो सीटेट का एग्जाम है, कोई भारी भरकम एग्जाम है नहीं, इसलिए इससे घबराना नहीं उतना। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ ब पर विचार कीजिए। जो शिशुओं है, जो बच्चा है, उसके भाषा के संबंध में कथन अ ब पर विचार करने के लिए बात बोल रहा है। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। अच्छा, ये बात तो बड़ा अच्छा है, हालांकि ये सही सटीक है कि शैशवावस्था से बच्चे की जो वाक नली होती है ना, बोलने की जो नली होता है, वो वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है ना। वयस्क मानव की तुलना में तो नहीं होती है, उसका जानवर से ज़्यादा अधिक होती है ना। ये पूछा है, ये बोला है, ये सही सेंटेंस लाइन है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, बिल्कुल सही, दोहराना वाला बबलाने में संकक्त होते हैं। यानी 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, वो बबलाता है ना, बैबलिंग करता है, और क्या करता है जी? वह दोहराता है ना। तो 6 से 12 वर्ष, तो दोनों सेंटेंस क्या है जी? सही है। तो ये गलत है, कट गया, बी गलत है, कट गया, और बहुत दोनों सही है, ये 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। कोई एक बोली जो एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, उसको किसी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं होता है, वह कैसे एक भाषा मानक बोली बन जाती है, एक मानक भाषा बन जाता है? इसका चरण पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो चयन होगा, बिल्कुल सही है, चयन होगा। उसके बाद संहिताकरण होगा, अर्थात क्या होगा जी? लिखने की प्रक्रिया होगी, बस उद्देश्य निर्धारण होगा, बिल्कुल सही है ना। तो स्वीकृति, संहिताकरण ये नहीं होगा, ये सब काट दीजिए। आपको हम बता देते हैं, इसका सटीक और सही आंसर यही है कि कोई भी बोली मानक बोली तब बनता है, पहले उसका चयन होता है ना। ये सब थ्योरी का ज्ञान है, पहले चयन होगा, उसके बाद जब उसका चयन हो जाता है भाषा के रूप में बोली का, उसके बाद फिर उसके उस भाषा में कोई नोवेल या कोई जो है ना ग्रंथ या कोई लिखा होना चाहिए, अर्थात उस भाषा में लिखित अवशेष होना चाहिए, लिखित प्रमाण होना चाहिए, कोई ग्रंथ होना चाहिए जो लिखित होना चाहिए। जैसे मैथिली भाषा को भारतीय भाषा मान्यता प्राप्त भाषा है, लेकिन भोजपुरी को नहीं है, क्योंकि मैथिली में विद्यापति जी ने कई किताबों की रचना की है, कई जो है ना उपनिषद की रचना किया गया है।
इसीलिए मैथिली को मान्यता मिला है। तो वही संहिताकरण अर्थात लिखित उसका जो है ना प्रमाण होनी चाहिए, और फिर उद्देश्य का निर्धारण, और उस लिखित उस भाषा का कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, जो भाषा का जो उद्देश्य है उसका फुलफिलेज करना चाहिए। तो इसीलिए यही होगा। तो ये थोड़ा सा गहराई वाला सवाल था, हालांकि आप कोशिश कीजिएगा तो बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार। देखिए बोली के बारे में फिर पूछ लिया है, अ और ब पर विचार करना है आपको। अ में है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र देश के कोई हिस्से में जो भाषा बोली जाती है क्षेत्रीय रूप में, उसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के भाषा की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जाना जाता है। नहीं, एक समान पृष्ठभूमि वाला का कोई सवाल ही नहीं है। एक समान थोड़ी होता है, कोई इस एक विशेष क्षेत्र में है ना कई पृष्ठभूमि वाला जो हो सकता है। तो ये कट गया, यानी कि अ सही है, ब गलत है। तो ये 1 नंबर ही आपका सही सवाल हो जाए, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। वाह, बड़ा जल्दी हो रही है। पत्नी से तो ऐसे ही बोला जाता है नहीं जी। पत्नी से क्या करा, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठने के लिए देर हो जाएगी। बोल रहा है सहकर्मी जो दोस्त होता है उससे क्या पैसे बात करेगा कि जाने का समय हो गया दोस्त, चलो नहीं तो देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, जो सीनियर होता है उससे हम कहते हैं महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बड़ा शालीनता के साथ, बड़ा शिष्टाचार के साथ बातें हो रही है यहाँ पे। भाषा में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है बताइए जी। शुद्धतावादी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। इसे अस्तर भिन्नता हो सकता है। चलिए रजिस्टर्ड, है ना, ठीक है। मुहावरेदार का सवाल ही नहीं है। तो 2 तो काट दिए, 2 ही बच गया। अब ये दोनों में गहराई को समझना होगा आपको। ये जो भाषा का जो ज्ञान बहुत गहराई के साथ रखता है ना, वह जो है ना, वह भाषा प्रयुक्त, क्या भाषा का प्रयोग किस किस स्तर पर क्या क्या करना चाहिए, भाषा की प्रयुक्ति के एक रजिस्टर्ड होता है, एक मानक होता है जो रजिस्टर होता है, उसी का हमें क्या करना है, यह पालन करना होता है। और इसी तरह का वह बोला जा रहा है। तो इसका सही और सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, नंबर 3 होगा, ना कि स्तर भिन्नता होगा। हालांकि ज़्यादा आदमी स्तर भिन्नता को ही मारता है, लेकिन इसको जो हम गहराई से अध्ययन किए और पढ़े और सही आंसर की भी देखे तो रजिस्टर्ड ही दिया हुआ है, जिसे प्रयुक्त भाषा बोलते हैं उसे, है ना, कि किसके साथ कौन सी भाषा हम प्रयुक्त करेंगे, उसका अलग अलग लेवल तरह का होता है, बोलने की अपनी अपनी तरीका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से यानी सीनियर छोटे वर्ग से और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से यानी सीनियर वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। एक सीनियर भी होना चाहिए, जूनियर भी होना चाहिए, और सीनियर जो होगा जूनियर को आवश्यकता पड़े तो मदद कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके लिए, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि जब बात एक दूसरे की मदद की करे, सामूहिक अंतःक्रिया की हो, तो वाइगोस्की साहब बिल्कुल आगे आ जाते हैं, अपने आप आगे आ जाते हैं, कहते हैं हम ही है, हम ही ने इस बात को बोला है, नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और इसको लगाइए। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है ना, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और कोई बच्चा जो अनुचित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। तब एक आप अध्यापक है, आप शिक्षक है, वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, ए लड़का ऐसा बात नहीं करेगा, है ना, जोर से चिल्लाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि बोलने का उसे मौका दे रहे हैं तो उससे उसको बढ़ावा मिलता है, अभिव्यक्ति की उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। और डांट दीजिएगा तो फिर दोबारा कभी नहीं वो बोलेगा, है ना। उससे बात करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है, हम भाई तुमसे बात करेंगे, चलो तुमसे मिलते हैं हम इस मसले पर, है ना, तुम हमसे मिलना आगे, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं आप। उसे उस सभी के सामने बात करेंगे, नहीं सभी के सामने बात कीजिएगा या डांटिएगा, कहिएगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, तो ये गलत होगा। उसे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कुछ तो कहना पड़ेगा ना, नहीं तो बार बार गलती करते रहेगा और उसके बाद फिर सुधार कैसे आएगा उसमें। तो उससे बात करेंगे, यही आपका सही और सटीक आंसर होगा, नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा लग रहा होगा आपको, सवाल बनाने में मज़ा आ रहा होगा। हिंदी का सवाल कुछ ज़्यादा भी नहीं होती है, बस इसको भ्रांतियाँ बना दिया गया लोग के द्वारा, ये हार्ड होता है बनता नहीं है। हिंदी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, मज़े लेकर इसको पढ़िए। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है। भाषा क्या है? संरचनाओं का, है ना, और नियमों का समूह है। बिल्कुल किस रूप में जाना, आप बात जब यहाँ संरचनाओं का हो गया, नियमों का हो गया, तो यह कैसा हो जाए जी? संरचनात्मक उपागम होगा। ये तो आसान बात हो गया कि इसमें संरचनात्मक उपागम ही होगा, क्योंकि भाषा की संरचनाओं या नियमों के बारे में बात कर रहा है। तो हो गया आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करना है आपको। कथन अ कहता है शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, एक संसाधक। शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में जाना जाता है, फैसिलिटेटर के रूप में जाना जाता है ना, उसको आपको हेल्प के रूप में जाना जाता है। ये बात तो सही बोला है, यह एक संसाधक के रूप में। विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवाद उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ये जो है विद्यार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। नहीं, ये तो कुछ ये नहीं है, ये सेंटेंस कुछ खास नहीं है। और सही है, ब गलत है, तो ये 1 नंबर ही आपका सही और सटीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में खत्म हो गया है सवाल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। इसी तरह से 30 में 30 कितना आया आपको वह भी बताइएगा कमेंट करके, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों का छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं।